हेलो फ्रेंड्स प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान पर आकर के अपनी बात समाप्त की थी। आज हम यहीं से प्रारंभ करते हैं और मैंने आपको भारतीय संविधान वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है उसके बारे में मैंने आपको बताया था और मैं इसी को बता करके प्रारंभ करूंगा अभी। और लिखेंगे आप इसे संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है मैंने ये आपको बताया था। कोई भी संस्था है, कोई सरकारी संस्था हो या प्राइवेट यानी जिसे हम कहते हैं निजी संस्था हो, आपका स्कूल हो, आपकी फर्म हो, हर का एक क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये होता क्या है, इसमें होते क्या है, इसमें होते हैं नियम। ठीक है, कुछ नियम होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप उस इंस्टीट्यूशन में किसी भी तरीका से कार्य करते हैं या फिर उससे किसी तरीका से भी अलाइन है, तो आपको उसके अनुसार उसके कुछ नियम कायदे कानून को मानना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा विस्तृत करके देखते हैं एक देश के परिप्रेक्ष्य में कि अगर हम किसी देश में रहते हैं तो उसका भी क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं उसका संविधान। मैंने आपको नोटिस बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि एक नोटिस बोर्ड होता है आपके स्कूल में, उसी तरीका से आपका क्या है, ये एक नोटिस बोर्ड होगा। ऐसे मानो 500 नोटिस बोर्ड हैं आपकी फर्म के अंदर या आपके कॉलेज में। अगर हम उसको सारों को एक साथ मिला देते हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे, कुछ कायदे कानून हो जाएंगे और उनको ही आप क्या कहेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, लिखें आप, इसमें एक पॉइंट डालें और आप यहां से लिखेंगे मूलभूत विधिक प्रलेख। ये क्या है, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट। ये क्या है, बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट यानी मूलभूत विधि प्रलेख। राज्य की मूल संस्थाएं, राज्य की मूल संस्थाएं, द बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, अभिशमय, ठीक है, विधियों तथा प्रथाओं की समग्र व्यवस्था, विधि और प्रथाओं की समग्र व्यवस्था। अब समझ गए इसे, मूल विधि प्रलेख है एक तो ये, यानी कि बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट है, बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट, कोई भी स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है उसका एक। दूसरा है ओवरऑल सिस्टम ऑफ द कन्वेंशंस, एस जितने भी बने कोई समाज। मैंने आपको जो प्रश्न दिया था प्रीवियस लेक्चर में जब हम लास्ट कर रहे थे कि आपको लिखना है कि संविधान किसी समाज का, जो भी हम हमारे जैसे इंडियन सोसाइटी है तो जो संविधान है ये उसका क्या है, दर्पण है। तो जो संविधान होता है किसी भी स्टेट का, वो उसकी जो प्रथाएं होती हैं, कन्वेंशंस जो होती हैं, उनसे जरूर उनका दर्पण होता है, वो उसमें कहीं ना कहीं झलकती हैं। समझ रहे हैं ना आप। और मैंने आपको ये भी बताया था जो भी ऐसे अब्राहमिक रिलीजन है उनके जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं वही उनका क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। आप कहेंगे कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है सर उसमें तो कुछ अमेंडमेंट भी हुए हैं, और मैंने जैसा आपको बताया 7-8 पेज का कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, और 200 साल में उसमें 7-8 अमेंडमेंट हुए हैं, ये भी आप जानते हैं। और वो जो अमेंडमेंट हुए हैं बहुत ज्यादा अमूलचूल अमेंडमेंट नहीं कह सकते आप उन्हें, समझ रहे हैं ना आप। तो हमने यहीं पर एंड किया था और अब यहां से हम प्रारंभ करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उन्हें पहले कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। पहले आप देखेंगे संविधान की आपने परिभाषा लिखी, अब हम देखेंगे संविधान के अंदर क्या है। पहला क्या है, जैसे कि आपकी कोई किताब होती है उसको हम अपनी सुविधा के लिए ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें, तो पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, भाग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं। दूसरा इसकी अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां, अनुसूचियां, ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम शेड्यूल्स, और भाग को बोलते हैं पार्ट। और तीसरा है हमारा परिशिष्ट, परिशिष्ट, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है वो कुछ इस तरीका से हमने अपनी स्टडी की सुविधा के लिए उसे इस तरीका से बांटा हुआ है। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। मेरे साथ आप अपने कॉपी में आप बनाते हुए चलेंगे, जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। और ये मैं आपको आश्वस्त किए देता हूं, अगर आपने मेरे साथ एक बार पॉलिटी को स्टडी कर लिया उसके बाद आपको और कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप बस इस लेक्चर को सुनने के बाद फिर कुछ पढ़ेंगे नहीं जिंदगी में।
अगर पॉलिटी से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आपकी एक जो समझ है वो एक सधे हुए इंसान की तरह होगी, पढ़े लिखे इंसान की तरह होगी कि आप उस इशू को किस तरीका से समझें। कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरा, जब हम ये सब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी एक समझ विकसित हो जाएगी। तो आप मेरे साथ अपने नोट्स तैयार करते हुए चलेंगे, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप करेंगे। तो कुछ आप इस तरीका से बनाएं, इसे इस तरीका से बनाएंगे। देखना, पहला ये जो है ये क्या है, मैंने आपको बताया, इसे हम बोलते हैं चलो कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया हमने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, फिर ये वाला ये है पार्ट, यानी कि उसके भाग, ठीक है। ये तीसरा वाला क्या है, ये है चैप्टर्स, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या है, ये वाला क्या है, क्लाउज, और क्लाउज के अंदर फिर और क्या है, ये वाला सब क्लाउज, ठीक है। तो इस तरीका से अब ये क्लाउज और सब क्लाउज आपको पता है जब संविधान बना होगा तब तो उन्होंने क्या दिए होंगे, आर्टिकल्स दिए होंगे, और बाद में ये क्लाउज जोड़े गए, और फिर अगर कोई प्रावधान उसी क्लाउज के अंदर आता है तो फिर ये सब क्लाउज जोड़े गए। अब आप पहले यहां पे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बाहर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं उसके पार्ट, आपको पता है, ठीक है। फिर उसके अंदर आते हैं बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक। फिर उसके अंदर आते हैं क्लाउज, और फिर उसके अंदर आते हैं सब क्लाउज, समझ गए आप। अब एक और यहां पर आप देखेंगे, मैं यहां पर आपको बता ही देता हूं कि एक तो होते हैं शेड्यूल, जो मैं अभी आपको बता रहा था, शेड्यूल, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, यहीं पर आप यहां से देखेंगे। एक तो हो गया शेड्यूल, यानी कि अनुसूचियां, शेड्यूल्स, ठीक है। दूसरा प्रियम्बल, प्रियम्बल। तीसरा अपेंडिक्स, अपेंडिस। ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों किसके भाग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के। ये याद रखना, अगर आपसे आता है प्रश्न बनाएगा तो ये याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के ही भाग हैं शेड्यूल्स, प्रियम्बल और अपेंडिसेस। ये तीनों के तीनों ही हमारे किसके भाग हैं, संविधान के। आपने ये बना लिया। अब आप जानते हैं कि पार्ट कितना है संविधान के अंदर, कितना पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 22। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। शेड्यूल कितने हैं बताइए आप, किधर है, यहां पे है, ये कितना है, 12 शेड्यूल है। और आर्टिकल्स कितना है टोटल, टोटल आर्टिकल्स कितना है, यहां पे एक और रहा होगा हमारा, आर्टिकल्स भी आते हैं, चैप्टर, ठीक है। यहां पर ये वाला आ जाएगा आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। और यहां पर आप इसे, बाकी सब सेम रहेगा, ये इसे आप कर लेंगे क्लाउज, और नीचे हो जाएगा सब क्लाउज। तो ये वाला जो घेरा है, ये वाला, ये जो घेरा है ये किसका है, आर्टिकल्स का। तो टोटल आर्टिकल्स कितना है, अनुच्छेद कितना है, 395, ठीक है। और कुछ हटा दिए गए हैं, तो कितना था, 34 उन्होंने हटा दिए हैं। तो अगर आप देखते हैं, ठीक है, मतलब शुरू में कितना था ये देखेंगे पहले आप, शुरू में कितने आर्टिकल्स थे संविधान में, यानी कि 395। बाद में जो जोड़ करके बनाए, यानी कि टोटल जो हुए थे वो हुए थे 497। कितने हुए थे, बाद में ये 497 हुए थे, और कुछ आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया, तो अभी कितना है, ये 463 है। आप संविधान की संरचना आप समझ गए हैं, आप इसे यहां से लिख भी सकते हैं। ये है संविधान की संरचना,
संविधान की संरचना ठीक है, ये है। तो आप इसे बना लेंगे मेरे साथ में, ठीक है, ये बना लिया आपने। अब आप देखेंगे इसका हम थोड़ा एक, हाँ इसे देखेंगे आप। ये आपकी जो बुक है लक्ष्मीकांत बुक, उसके अंदर कुछ इस तरह की टेबल मिल जाएंगे, मैं आपको इसे समझाऊंगा बस, ठीक है। आपको ये याद वहां से भी कर लेंगे आप, ठीक, क्योंकि ऑलरेडी किताब है, आपको दूसरी किताब छापने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको समझना है। समझना क्या है जो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, अगर हाँ ये देखें आप, देखें ये क्या है, सारे के सारे शेड्यूल हैं, शेड्यूल हैं, ठीक है। अब जैसे कितने शेड्यूल हैं अभी हमने बताया आपको, 12 शेड्यूल हैं। पहले आप देखेंगे पहले शेड्यूल में आर्टिकल 1 से 4 तक है, किससे है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अब आप कहेंगे कि सर ये करे क्यों है, ऐसा करा क्यों, क्योंकि आप देखेंगे इसके अंदर कितना है, शेड्यूल 1 में आर्टिकल 1 से 4 है। अगर आपके आर्टिकल जितना भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान में संशोधन होते हैं, और जब भी कोई संशोधन होगा अगर हम एक आर्टिकल में वो पूरा प्रावधान रखेंगे तो क्या होगा, वो आर्टिकल जो है वो लेंदी होता चला जाएगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमें इसको इस तरीका से बांटा हुआ है, समझ गए आपको, इस तरीका से बांटा हुआ। तो जो शेड्यूल है 12 शेड्यूल हैं, उन्हें आप देखेंगे 1 से 4 तक का जो शेड्यूल है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी के नाम से है, यानी कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र। जो शेड्यूल 2 है उसके अंदर जो भी आर्टिकल है, और दूसरे उसमें क्या है, इसमें है जो सैलरी वगैरह जो दी जाती है, ठीक है, लोगों को जो भी संवैधानिक पदों पर होते हैं उनके लिए जितने भी लाभकारी भत्ते और जो उनकी सैलरी है वो शेड्यूल 2 में आ जाएगी, ठीक। तीसरा है ये आर्टिकल दिए हुए हैं 75, 99, 124, इसमें क्या है, ऑथ है, ऑथ मतलब है शपथ जो ली जाती है। आप जानते हैं कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, अगर उसमें या फिर सरकार का कोई भी मंत्री हो, अगर वो पद ग्रहण करता है उससे पहले उसको एक शपथ ली जाती है, और वो शपथ जो है वो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो शेड्यूल 3 में है, और आर्टिकल्स दिए गए हैं 75, 99, 124। ये मैंने आपको बता दिया ऐसा क्यों दिए गए हैं, शेड्यूल क्यों बनाए गए हैं, ताकि एक तो अध्ययन की सुविधा, और दूसरा क्या है कि जब भी संशोधन हो और कुछ नए प्रावधान जोड़े जाए तो वो आर्टिकल ज्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है, इसे करने के लिए। चौथा शेड्यूल है डिटेल्स द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। ये आपको याद नहीं करने हैं, मैं जितनी बार भी ये सारा कुछ कराऊंगा हम बार बार ये देखते हुए चलेंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये आपको लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि हम बार बार इनका जिक्र करेंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करना कि लेक्चर को देखने के बाद में आप अपनी बुक खोलना, एक बार उसे मेमोराइज करने का प्रयास करना, देखते रहना 1-2 बार, जब भी टाइम लगता है देखता है रहना है इसे। और इनके आगे आप कुछ भी ना लिखें, क्योंकि पेपर में ज्यादा तो आएगा नहीं, ऐसा आपको दे करके भी पूछा गया, जैसे शेड्यूल 1, 2, 3 या फिर शेड्यूल 1, 6, 7, 9 इस तरीका से दे करके, और उनके आगे दे देगा, जैसे शेड्यूल 1 देगा तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, 7 में देकर के आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर ये दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंकरेंट लिस्ट, 9 में दे देगा आपको आर्टिकल मेंशन इनहेर द इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो आपको पता होना चाहिए किसमें किसका विषय क्या है, कौन से शेड्यूल का विषय क्या है, ठीक है, ये है। तो चौथे में क्या है, द डिटेल्स ऑफ द एलोकेशन सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभाओं में सीट का एलोकेशन कितना होगा, यानी कि स्टेट के अनुसार होगा, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन है ये आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि इनका एलोकेशन किस तरीका से डिस्ट्रीब्यूट की गई है सीट, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर की गई है, कौन सी सन की जो है सेंसस को बना करके किया गया, आगे देखेंगे। सेक्शन 5 में जो है आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल ट्राइब्स एरिया, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब एरिया जो है सेक्शन 5 में है। सेक्शन 6 में है ATMM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। क्यों, अब एक बात ये भी है कि सर अगर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए यहाँ पे 5 में है तो फिर 6 में अलग से करने का क्या औचित्य है। आप भी जानते हैं कि समानता है नहीं, क्योंकि ये जो भी स्टेट आप देख रहे हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, पहली बात तो ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। दूसरी बात ये है कि
इनमें भी, क्योंकि आप उधर भी क्या है 7 सिस्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर 4 लिए गए हैं, तो ये वो हो गया पिछड़े में भी पिछड़ा, यानी कि इनके लिए कुछ अलग से इनकी जो कस्टम्स हैं, इनके जो अपने कुछ राइट्स हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। बस आप ऐसा समझें, ठीक है। ये ज्यादा प्रिमिटिव है, यानी कि ज्यादा ही प्राचीन है, और भी इसीलिए उनको अलग से, ठीक, क्योंकि जो संविधान है वो सबको समान नहीं करेगा, इक्वल नहीं करेगा, इक्वलिटी की बात करेगा, लेकिन इक्वल करेगा नहीं, वो समय का इंतजार करेगा कि भाई हमें ऐसे क्या प्रयास करें ताकि सब लोग एक सही लेवल पर आकर के खड़े हो जाए। सब समान हो ही नहीं सकते, पहली चीज तो ये समझे आप, इस पूरी दुनिया के अंदर सब समान कभी नहीं हो सकते, और प्रयत्न करना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वल सब हो नहीं सकते, समझ गए। हाँ, आगे देखेंगे आप 8वां शेड्यूल, आर्टिकल 344 और 351, द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सेक्शन 9, आर्टिकल मेंशन हियर द इम्यून ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, यानी कि 9 में जो भी एक्ट डाल दिया जाएगा, जो कानून बनाकर डाल दिया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संविधान के अंदर 3 पिलर हैं, एक है एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो एक का कार्य क्या है, जैसे विधायिका क्या करेगी, यानी कि विधान बनाएगी, यानी कि कानून बनाएगी। कार्यपालिका क्या करेगी, उनको एग्जीक्यूट करेगी, यानी कि लागू करेगी। और न्यायपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका उसका क्या करेगी, पूर्णावलोकन करेगी। और पूर्णावलोकन किसका करेगी, कि उसको बनाने की जो विधिक प्रक्रिया है, बात ध्यान रखना इससे, जो मैं बारीकाई से बता रहा हूं इसे बारीकाई से सुनना। जुडिशियल रिव्यू किसका करेगी, बनाने की जो प्रक्रिया है, ये पेपर में पूछ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू होगा बनाने की प्रक्रिया का, ना कि इस बात का कि वो सही है या गलत, समझ रहे हैं ना। कानून सही है या गलत इसका रिव्यू नहीं करेगी जुडिशरी। जुडिशरी रिव्यू करेगी कि उसको बनाने की जो प्रोसेस थी, कि जिस तरीका से बनाना चाहिए। अब प्रोसेस का कहेंगे कि सर प्रोसेस का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कोई कानून आप जानते हैं कि कुछ ऐसे कानून है जो लोकसभा में आ सकते हैं, कुछ ऐसे कानून है जो राज्यसभा में आ सकते हैं, कुछ ऐसे कानून है, ऐसे बिल है, कानून मतलब है मैं लास्ट में बोल रहा हूं, लेकिन बिल की मैं बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे बिल है जो दोनों में आ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर कोई ऐसा बिल है जो सिर्फ और सिर्फ कहां आ सकता है, राज्यसभा में, लेकिन अगर उसको लोकसभा में ला करके पारित किया गया, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अधिकतर गवर्नमेंट जो होती हैं भारत के अंदर खासकर, उनका बहुमत लोकसभा में तो होता है। अगर लोकसभा में बहुमत नहीं होगा तो सरकार ही नहीं चलेगी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो यहां पर जो शेड्यूल 9 है उसमें इम्यून किया गया है इस बात से कि जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं होगा। अब आप समझ गए। तो सेक्शन 10 में आप देखेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, ये शेड्यूल 10 में है। और ये क्या होता है, जो कि मैं आगे आपको इसमें पढ़ाऊंगा अभी। अगर कोई भी दल या कोई व्यक्ति अगर किसी अमुक पार्टी के टिकट से लड़ करके चुनाव जीतता है, मानो 2 पार्टियां एक्स और वाई, मानो कोई भी एक व्यक्ति है मिस्टर जॉन जो है वो एक्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है, लेकिन वो जाकर के वाई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। इसकी 2 शर्तें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, एक तो इमीडिएट है और एक 6 मंथ के लेटर है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, ये सारे के सारे, तो उन पर ये क्या हो जाएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर वो व्यक्ति एक्स पार्टी के 2/3 मेंबर के साथ जाकर के अगर विलय करता है वाई पार्टी में, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये हम देखेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। सेक्शन ये शेड्यूल 11 में है पंचायती राज, ठीक है, और शेड्यूल 12 में है म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। तो आपको एक बार ये याद कर लेना है, इससे जो प्रश्न है वो जो बनने वाला है, प्रीलिम्स के लिए प्रश्न बनेगा, मेंस के लिए महत्वपूर्ण है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप मेंस में भी कहीं ऐसा आपको मिलता है, आप मेंशन करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, कुछ फायदा होगा। तो शेड्यूल 1 का विषय क्या है ये आपको याद करना है, आर्टिकल याद नहीं करने, कौन सा कितने आर्टिकल इसके अंदर है, इसके झगड़े में नहीं पड़ना, क्योंकि प्रश्न इससे आते नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद आते हैं संविधान के पार्ट, ठीक है। संविधान के पार्ट आते हैं, कितने भाग हैं इसके, ये तो आपको अभी मैंने बताया, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके, बोलिए, 22 भाग। ये शुरू में कितने भाग थे,
22 भाग, ठीक है। शुरू में भी कितने भाग थे? 22 हैं। अभी कितने हैं? 22 हैं। लेकिन आप जहां जहां आप ये देख रहे हैं ना, अलग से ए जुड़ा हुआ देखें, देखो ये वाला अलग से दिख रहा है ना, ये बाद में जोड़े गए हैं। आप इन्हें याद रखना है। जहां पे ये ए बी बी ए सी कुछ भी लिखा हुआ है, ये क्या है? यानी कि ये बाद में जोड़े गए हैं। ये सारे के सारे किस में जोड़े गए हैं? बाद में जोड़े गए हैं। और ये याद रखना है आपको कि भाग शुरू में भी कितने थे? 22 थे। आज भी कितने हैं? 22 हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो आपसे ये पूछता है कि टोटल जितने भी भाग हैं, यानी कि विखंडित भागों को भी जोड़कर, यानी कि मूल भाग अगर पूछता है तो कितना है? 22 ही है। लेकिन टोटल अगर वो सारे पूछता है, यानी कि जो बाद में जोड़े गए हैं और जो मूल है वो भी, तो कितने हैं? 4 + 22 कितने हो गया? 26। समझ गए आप? वैसे कितने होंगे? 26। तो प्रश्न की जो डिमांड है वो आप समझना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए ही आप आंसर करेंगे। अगर पूछता है कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22। अभी कितने भाग हैं? 22। लेकिन टोटल कितने भाग हैं जो जोड़े गए उन्हें भी लगाकर, तो कितना है? 26। यानी कि 4 बाद में जोड़े गए हैं और 22 मूल हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे, दूसरी बात यहां पे एक और आती है, यहां से एक प्रश्न और आता है, वो भी आप देखेंगे। जोड़े गए हैं एक तो पार्ट 4A, यानी कि पार्ट 4 में ही जोड़ा गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका ही एक भाग जोड़ दिया गया, क्या? ड्यूटीज। यानी कि अगर स्टेट की कुछ ड्यूटीज हैं, स्टेट के कुछ एस्पायरेशन है, हम स्टेट पॉलिसी को बोलते हैं, डीपीएसपी को हम एस्पायरेशन ऑफ द स्टेट बोलते हैं, है ना। यानी कि स्टेट की भी कुछ आकांक्षाएं हैं और वो आकांक्षाएं इन्हें पूरी करनी होंगी। ठीक है। तो उसी में एक जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटी। आप जानते हैं 1976 में जब भारत के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी, इंदिरा गांधी के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको जोड़ा गया था। इसे याद रखना। यानी कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में इनको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? इमरजेंसी 75 में लगी थी इमरजेंसी, 77 में समाप्त हुई थी। दूसरी, यहां से प्रश्न पूछ सकता है, एक और देखना, यह है 9A, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि जो पंचायत का जो भाग है वो मौलिक संविधान में था, लेकिन ये बाद में जो म्युनिसिपैलिटीज है इसको 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। और एक है 9B, ये भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप जानते हैं ये पीपीपी मॉडल पर बनी हुई होती हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बनी होती हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बनी होती हैं। इसका जो उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो है अमूल दूध। अमूल जो है वो उसके जो प्रोडक्ट है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसके संबंधित जो प्रावधान है वो 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़े गए थे और इसको जोड़ा गया था पार्ट बी। आपको सारे ये जो दे सकता है आपको इनमें से कि जैसे पार्ट 4A किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है, तो 42nd संविधान, लेकिन किस सन में जोड़ा गया? 1976 में। इसी तरीका से पार्ट 9A किससे संबंधित है? म्युनिसिपैलिटीज से। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 74वें। और किस सन में जोड़ा गया? 1993 में। तो इस तरीका से इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक और है, नीचे है वो, इसे भी मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार। ठीक है, ये है आपका पार्ट 14A, देखना इसे, 14A ये वाला पार्ट है। और ये है ट्राइब्यूनल्स। ये भी कब जोड़ा गया? 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी कि जब इमरजेंसी लगी हुई थी ये तभी जोड़ा गया। और ये ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं? ये होते हैं त्वरित न्याय के लिए, यानी कि कुछ ऐसे मुद्दे, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की जो मूल या जो परंपरागत न्याय व्यवस्था है उसके अंदर कितने सारे जो मामले हैं वो लंबित हैं, करोड़ों की संख्या में हाई कोर्ट्स के अंदर और लाखों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आपका वेट नहीं कर सकते, यानी कि उनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए त्वरित न्याय हो उसके लिए
ट्राइब्यूनल्स जो बनाए जाते हैं, जैसे कि नदी बंटवारा हो गया या फिर पॉल्यूशन से संबंधित, आपने एक महत्वपूर्ण मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, एनजीटी का नाम आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो इस तरीका के जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो इसी के तहत बनते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976। मैंने ये आपको बता दिया। पहले तो यहां से प्रश्न बन सकते हैं। एक महत्वपूर्ण और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, इन्हें याद करना है। कैसे याद करना है आप देखें इसे, ये आपको याद करने जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। आप ऐसा समझें, पार्ट 1 यानी कि 22 भाग है, उन्हें याद कैसे करेंगे आप इसे देखें। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि 1 से 4 याद करें उधर। तो भारत यानी कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक है ये। तो इसका जो प्रावधान है पार्ट 1 में है। तो क्या है, पहले क्या होगा, ऐसे कुछ आप अपने दिमाग में इमेजिनेशन करेंगे। पहली होगी, मैंने आपको बताए हैं, अगर कोई राष्ट्र है, राज्य है, तो उसके पास क्या होनी चाहिए, लैंड, तो क्या होगी, टेरिटरी। दूसरे क्या होने चाहिए उसके पास में, नागरिक यानी कि सिटीजनशिप। कुछ कुछ आप मैच कर लेंगे, राइम तरीका से याद कर ले, ताकि आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि अच्छा हमें याद ऐसे करना है, ठीक है। तो दूसरा हो गया सिटीजनशिप। तीसरा, अगर सिटीजन है तो उनके क्या होंगे, कुछ राइट्स होंगे, राइट्स होंगे, तो उनके कुछ राइट्स होंगे, उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल राइट। 3 हो गए। पहला क्या है, एक लैंड होनी चाहिए, टेरिटरी। दूसरा क्या है, उसके कुछ नागरिक होने चाहिए। तीसरा क्या है, अगर नागरिक है तो उनके कुछ ना कुछ क्या होने चाहिए, अधिकार होने चाहिए। चौथा, अगर नागरिकों के अधिकार है तो इसका मतलब है राष्ट्र की कुछ ड्यूटी है, राष्ट्र की, यानी कि जो राज्य है, डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये मैंने आपको बताया है, इसे हम बोलते हैं स्टेट एस्पायरेशन, यानी कि राज्य की आकांक्षाएं हैं। ये वो है आकांक्षाएं, समझते हैं ना आप, आकांक्षा किसे कहते हैं, एस्पायरेशन, यानी कि जो हमारे पास नहीं है, जो हमें अचीव करना है, उसे हम बोलते हैं एस्पायरेशन। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसके अंदर ऐसे प्रावधान है, उदाहरण के लिए आर्टिकल 44, जिसका अभी बहुत ज्यादा हाय तौबा मची हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वो इसी के अंदर है, समझ गए। तो राज्य के एस्पायरेशन है वो, कि हमें वो अचीव करना है। तो जितने प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं वो हम अचीव करना है हमें। जैसे जैसे हमारा राज्य स्ट्रांग होता जाएगा वैसे वैसे हम उसे अचीव करते जाएंगे, ये समझा, ठीक है। तो आप इन्हें एक तरीका से स्टेट की ड्यूटी समझें, है ना। ये क्या है, स्टेट की ड्यूटी। अगर स्टेट की ड्यूटी है, चौथा भाग क्या है, स्टेट की ड्यूटी, तो क्या फिर नागरिकों की ड्यूटी नहीं होंगी, होंगी। तो फिर चौथे का ए पार्ट यानी कि 4A में क्या हो जाएगा, नागरिकों की ड्यूटी, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। और फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी होंगी, नागरिकों की होंगी। याद रखना इस बात को। फंडामेंटल राइट्स तो हो सकता है कुछ फंडामेंटल, मैं पढ़ाऊंगा इसमें आगे, विदेशियों को भी प्राप्त है। कुछ फंडामेंटल राइट्स विदेशियों को भी प्राप्त हैं, लेकिन लेकिन एक भी फंडामेंटल ड्यूटी किसी विदेशी को नहीं दी गई है। ये याद रखना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। ये आपको प्रश्न में रखा मिलेगा कि जैसे 2 स्टेटमेंट वो आपको दे देगा कि फंडामेंटल राइट्स सजेस्टेड सम फॉरेनर्स, बट दूसरे में दे देगा फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट सजेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉरेनर्स। ये बात सही होंगी, दोनों ही सही होंगे। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं किसको, विदेशियों को भी, लेकिन एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं दी गई विदेशियों को। बस इतना याद रखना। अब यहां तक याद हो गया आपका, 4 तक याद हो गया। अच्छा, अब स्टेट की तो ड्यूटी हो गई, अब व्यक्ति की भी ड्यूटी हो गया। अब 5वां पार्ट क्या है, यूनियन। 5वां पार्ट क्या है, यूनियन। यूनियन मतलब है संघ, राज्यों का संघ। अब तक हम बात कर रहे थे लोग हो गए, लोग यानी कि टेरिटरी हो गया, टेरिटरी में रहने वाले लोग हो गए, उनके अधिकार हो गए। फिर राज्य हो गए, राज्य में है, स्टेट की बात कर रहा हूं अब, समझ रहे ना। देखो ये वाली बात आप इस समय बार बार आपसे बोलता चलूंगा, डीपीएसपी यहां पर यानी कि स्टेट पॉलिसी, स्टेट है ना, ऐसा समझे आप, क्योंकि ये आपको याद करना है। फिर आगे स्टेट से बन गया यूनियन, 5वां यूनियन हो जाएगा। छठा पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि 5वें का ही, यानी कि छठा पार्ट क्या हो जाएगा, स्टेट्स। स्टेट्स याद रखना, छठा पार्ट हो जाएगा स्टेट्स, यानी कि यूनियन, यूनियन में तो बहुत सारे स्टेट होंगे, और बाद में क्या हो जाएगा, छठा पार्ट स्टेट। 7वां पार्ट स्टेट्स इन द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनके लिए कुछ विशेष प्रावधान थे, लेकिन बाद में इसे रिपील कर दिया गया। कौन सा, जो 7वां पार्ट है ना, हाँ। 8वां पार्ट जो है द यूनियन टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो जो यूनियन है आप देखें, यूनियन 5वां पार्ट है, छठा पार्ट है स्टेट, 7वां पार्ट
रिपील कर दिया गया। 8वां पार्ट में क्या है, यूनियन टेरिटरी, यानी कि 9 का ए यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, फिर क्या आ जाएगा म्युनिसिपैलिटीज, फिर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। फिर 10वें पार्ट में क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। 11 में क्या है, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि 9वें पार्ट में है यूनियन और स्टेट के बीच के जो रिलेशन है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर दोनों के बीच में किसी तरीका का संबंध है तो कुछ खटपट भी होगी, यानी कि मधुर संबंध भी हो सकते हैं, या फिर अगर यूनियन में अलग तरीका के कोई अलग पार्टी की सरकार है और स्टेट में अलग पार्टी की सरकार है तो मे भी खटपट हो सकती है। वो जो खटपट होगी, जो लड़ाई होगी आपस में, उसके जो संबंधित प्रावधान है उन्हें कैसे सुलझाया जाएगा, ये आपको 11वें पार्ट में मिल जाएगा। 12वें पार्ट में क्या है, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और सूट्स, यानी कि फाइनेंस से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित और उनसे के जो वाद होंगे उनसे संबंधित मुद्दे 12वें पार्ट में है। 13वें पार्ट में है ट्रेड और कॉमर्स की बात, यूनियन टेरिटरी और जो इनके बीच में, स्टेट्स के बीच में। 14वें पार्ट में क्या है, सर्विस अंडर द यूनियन और स्टेट, अंडर द यूनियन एंड स्टेट। 14th ए यानी कि 14वें का ए, ट्राइब्यूनल्स, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। 15वें पार्ट में क्या है, इलेक्शंस, जो इलेक्शन होते हैं उनसे संबंधित प्रावधान है। 16वें भाग में है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया है कुछ पिछड़े में भी पिछड़े हैं, कुछ अति पिछड़े हैं, तो उनसे संबंधित कुछ अलग अलग प्रावधान है वो इसमें डाल दिए हैं। 18वें भाग में है लैंग्वेज, ठीक है। 19वें भाग में है इमरजेंसी के 17वें भाग में है लैंग्वेज, 18वें भाग में है इमरजेंसी के प्रोविजन, 19वें भाग में है मिसलिनियस, 20वें भाग में है अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 21वें भाग में है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस और 22वें भाग में है शॉर्ट टाइटल, डेट, कमेंटमेंट्स, ऑथोरिटेटिव और टेक्स्ट हिंदी। ये सारे आपको एक तो याद भी करने हैं, आप ये समझे, ये आपको क्या करने हैं, याद भी करने हैं। लेकिन याद करने का एक तो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप इनके विषय से संबंधित कोई कहानी बना लें आप और उन्हें आपस में जोड़ते, जैसे मैंने आपको कुछ यहाँ पे जोड़ के दिखाए हैं। दूसरा जो तरीका है वो मैं ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं अभी भी फिर आपको बता रहा हूं, वो है राइम मेथड, यानी कि तुकबंदी। ये देखें आप, तुकबंदी, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, जैसे 1 में हो जाएगा सन, 2 में हो जाएगा शू, ठीक है। 3 में हो जाएगा ट्री, 4 में हो जाएगा डोर, ठीक है। 5 इसका हो जाएगा नाइफ, 6 इसका हो जाएगा विक्स, 7 इसका हो जाएगा हेवन, 8 इसका हो जाएगा प्लेट और 9 इसका हो जाएगा वाइन और 10 इसका हो जाएगा हैन। अब आपको पता है 1 से 10 तक अगर आपको आते हैं तो फिर आपको एक सुविधा हो जाएगी, ऐसे मैं आपको 100 तक बता सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10 तक आते हैं तो भाई जो नंबर बनेगा या इन्हीं से तो मिलकर बनेगा ना, कोई भी नंबर है क्या इससे बाहर बनेगा, नहीं बनेगा। तो अगर आपको, अब मैं आपको बताता हूं, इसमें देखो, इसमें अब आप अगर आपको 6 वाला पार्ट याद करना है, ये क्या है, 6 में है इसका स्टेट, तो मानो विक्स है ना, यानी कि जो स्टेट है उनको विक्स की ज्यादा जरूरत है। तो आपको याद रहेगा 6 पे हमने कहीं ना कहीं कुछ ऐसा याद करा था, स्टेट को क्या जरूरत है, विक्स की कुछ संबंधित, ऐसा याद रहेगा। आगे देखना आप, जैसे यहाँ पे लिया है 12, यहाँ पे आ रहा है फाइनेंस, ठीक है, यानी कि कितना है 12, है ना। वैसे अगर मैं करता तो 12 का हमने अलग बनाया, लेकिन मैंने आपको 10 तक बताया, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे है सन और दूसरे पे है शूज, शूज मतलब है जूते, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सन और सूज, यानी कि सूर्य है, उन्होंने जूते पहने हुए हैं, और क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, फाइनेंस है, पैसा है, और बहुत बहुत महंगे पहने हुए हैं, है ना। वो कपिल शर्मा का आता है ना कि 2 लाख रुपए के जूते पहन सकते हैं, कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट। प्रॉपर्टी उनके पास है, उनके बड़े बड़े लोगों से कॉन्ट्रैक्ट है, और पावर भी है, यानी कि सूट कर सकते हैं, वो वाद कर सकते हैं। इसीलिए
उन्होंने जूते बहुत महंगे जूते पहने हुए। तो इस तरीका से आप जोड़ सकते हैं और इनमें से किसी को भी वन टाइम एक बार याद करके फिर आप कभी भी उसे रिकॉल कर सकते हैं, ये गारंटी है। ठीक है, चलो तो मैंने आपको बता दिया, इस तरीका से आप इन्हें याद कर लेंगे और इनसे संबंधित जो भी बातें थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आती है अपेंडिसेस। ये क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं इन्हें, कि मैंने एक तो आपको बताया कि तो सुविधा के लिए मैंने ये बनाए गए थे कि भाई कुछ पढ़ने में सुविधा हो। दूसरी चीज एक और है, दूसरी बात एक और ये है कि इसमें देखना एक बार, आप इन्हें ऐसे समझें कि जैसे आपका घर है और घर में क्या है, एक स्टोर रूम बनवाते हैं ना आप घर में, स्टोर रूम। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ऐसा सामान है जो आप यूज नहीं करते या अभी आप यूज नहीं करते और आपको लगता है कि भविष्य में ये किसी काम आ सकता है मेरे, बस ये वही है। आप ऐसे समझें, समझे ना आप, कि कोई भी बाहर से व्यक्ति अगर नया व्यक्ति आए तो एक तो उसे दिखाई ना पड़े ये कि इनके घर में तो इतना सारा कबाड़ा है, और दूसरा है कि इसे मैं एज ए स्टोर यूज करूं। तो ये जो अपेंडिसेस हैं ये स्टोर के रूप में है, जल्दी से दिखेंगी नहीं। अगर कोई व्यक्ति आएगा आपके घर में तो ये दिखेगा नहीं कि इनके स्टोर रूम में क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जो अपेंडिसेस है संविधान की, वो क्या है, ये स्टोर रूम है आपका, जहां आपका अनयूजेबल सामान जो अभी आपको आज जरूरत नहीं है, मे भी फ्यूचर में आपको उसकी जरूरत पड़े, वो यहाँ पे है। इसमें क्या था, अच्छा जैसे आपने देखा होगा 35A इसकी बड़ी चर्चा हुई थी जब 370 हटा था, वो इन्हीं इसी अपेंडिक्स के अंदर था। अब आ गए समझ में। तो ऐसा सामान जो हमें समझ नहीं आया या ऐसे कानून बना दिए सरकार ने जो उसे समझ नहीं आ रहे कि इन प्रावधानों को डालें कहां, किसी भी पार्ट में फिट ही नहीं हो रहे, तो उठाओ और उन्हें अपेंडिसेस में डाल दो, खत्म, देखेगा जो आगे आएगा वो देख लेगा। इस टाइप का ये है, आप इसे समझे, मैंने आपको मोटा मोटा समझाया इसमें। तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन द एप्लीकेशंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, यानी कि एक ऑर्डर था, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, ये 35A के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान थे, इंडिया के लोग वहां जाकर के शादी नहीं कर सकते, कुछ इस तरीका के भी प्रावधान थे, वो सब इसी के अंदर है। अपेंडिक्स रीस्टेटमेंट विद रेफरेंसेस टू द प्रेजेंट टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सेप्शंस मॉडिफिकेशन सब्जेक्ट टू विच कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइज इज द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये है। तीसरा अपेंडिक्स है इरेक्ट फॉर द इरेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट, ठीक है, 1978, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 का। तो आप इसे बस इतना समझें, इससे आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि अपेंडिक्स में क्या है, और मैंने आपको बता दिया ये है क्या, अगर आपकी सामान्य नॉलेज के लिए और आपको याद रखने के लिए इतना याद रखना है जितना मैंने आपको बताया है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया जो भी है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पहले मैंने आपको समझाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना क्या है। अभी जो मैंने आपको समझाया है मैं संक्षिप्त में बता दूं आपको कि संविधान उसकी संरचना क्या है उसके अंदर। तो मैंने आपको इसमें मैं आपको समराइज कर देता हूं इसे। मैंने आपको बताया संविधान, जो सबसे बड़ा घेरा है वो संविधान है, फिर उसके बाद में एक छोटा घेरा है जिसमें भाग है, तीसरा उसमें छोटा घेरा है जिसमें अध्याय है, फिर उसके बाद में एक और घेरा है जिसमें अनुच्छेद है, उसके बाद में एक और घेरा है जिसके अंदर लिखे हुए हैं खंड उसके, फिर यानी खंड मतलब है क्लाउज, फिर है सब क्लाउज। और मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना, अनुसूची और परिशिष्ट ये संविधान के भाग हैं। आपको दे सकता है कि अनुच्छेद के अंदर उन्हें देकर के पूछे आपसे, ठीक है, या फिर आपसे पूछे कि खंड या उपखंड के, नहीं, ये याद रखना संविधान के भाग हैं प्रस्तावना, अनुसूची और परिशिष्ट। ये मैंने आपको बता दिए कितने भाग हैं संविधान के, ये मैंने आपको बताएं कितने शुरू में थे और कितने आज हैं। लेकिन अगर उनके उपखंड भी पूछता है तो फिर कितने हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, ठीक है। प्रारंभ में कितनी थी, 8 थी, है ना, बाद में 4 और जोड़ी गई हैं, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था इसमें, एक बार मैं बता देता हूं इसे। यानी कि शुरू में 8 थी और अब कितना है, 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितना है इसे आप लिखेंगे, 22 भाग हैं। शुरू में कितने थे, 22 थे, अब कितना है, 22 है, लेकिन उपखंड जोड़ दिए जाए तो 26 है। अनुच्छेद यानी कि आज कितना है, 395 है, ठीक है, आज कितना है, 395 है। शुरू में कितना था, 395 है, समझ गए। अगर पूछता है कि उनके खंड यानी कि जितना भी संशोधन है उसके बाद में कितना है, ये मैंने आपको बताया 463 है,
क्योंकि 497 टोटल हुए थे, 34 उनमें से हटा दिए हैं, क्योंकि जब भी पार्लियामेंट बैठती है तो वो कुछ ना कुछ उसमें करते हैं, वो हटा दिए हैं। तो अभी जो अब का है वो कितना है, 463 है। याद रखना, बारीकाई से मैं इसे बार बार बता रहा हूं, इसलिए ये इसमें भूल नहीं होनी चाहिए कि प्रश्न क्या पूछा है। वो प्रश्न के अकॉर्डिंग आप देख लेना कि अनुच्छेद अनुसूचियां कितनी हैं, कितनी थी, भाग कितने हैं, कितने थे, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, क्या वो ये पूछ रहा है कि उपखंड सहित कितना है, ठीक है, अनुच्छेद कितने थे, कितने हैं, अगर उपखंड सहित पूछ रहा है तो कितने हैं, ठीक है, ये बात है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको इसके पार्ट्स बताए हैं, जो 22 भाग हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में हमने शेड्यूल आपको बताए हैं कि कितने शेड्यूल हैं, और उसमें आपको याद कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अनुसूचियां कितनी हैं ये भी हमने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से उसे और संक्षिप्त करके लिख लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें और देखेंगे, राज्य व्यवस्था मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। राज्य व्यवस्था मैं आपको बता चुका हूं क्या है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको इसे बता चुका हूं। राज्य व्यवस्था क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप 2 लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं। अगर आप राज्य व्यवस्था को लिखना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं आप लिखें इसे, एक व्यवस्था या संगठन, एक व्यवस्था या संगठन जो पूरे समुदाय को विनियमित करता है, जो पूरे समुदाय को विनियमित करता है, वह राज्य व्यवस्था कहलाता है। समझ गए आप? अगर राज्य व्यवस्था को आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे कि वह व्यवस्था या संगठन जो पूरे समुदाय को विनियमित करता है, रेगुलेट करता है, राज्य व्यवस्था कहलाता है। मैंने आपको सरकार बताई थी शायद, पहला हो गया। दूसरा ये इस तरीका से लिखें, दूसरा आप देखेंगे सरकार। सरकार क्या है इसे आप लिखना चाहें तो लिख लें, एक राज्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली, एक राज्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली। समझ गए आप? एक राज्य को, राज्य मैंने आपको बता दिया स्टेट किसे कहते हैं, इसीलिए मैं एक एक शब्द आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि जो हमारी एक फितरत क्या होती है कि हमें कुछ सुनकर लगता है ये तो हम जानते हैं। जैसे आप पहले पहले सुनते होंगे स्टेट क्या है, सरकार क्या है, तो आप जानते होंगे ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अगर आपसे कहा जाता है कि लिखिए और एग्जाम्पल दीजिए, तो आप फंस जाते, समझ रहे हैं ना, तो आप फंस जाते। तो मैं एकदम आपको बारीकाई से करा करके चल रहा हूं, इसके बाद में सब कुछ आपको समझ में आएगा। सरकार क्या है, एक राज्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली। सरकार लिखा आगे स्मॉल लाइन लिख लें, सरकार एक साधन है, सरकार एक साधन है जिसके द्वारा संगठनात्मक नीतियों को लागू किया जाता है, जिसके द्वारा संगठनात्मक नीतियों को लागू किया जाता है, और नीति निर्धारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाता है। सरकार क्या है, सरकार क्या है आप बताइए? राज्य का एक नियंत्रित करने वाली प्रणाली सरकार है। दूसरा, अगर इसी में आप और पूछे आपसे, दूसरा क्या है, सरकार एक साधन है जो जिसके द्वारा संगठनात्मक नीतियों को लागू किया जाता है, संगठनात्मक नीतियों को लागू किया जाता है, और साथ ही नीति निर्धारण के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाता है, और सरकार को राजनीतिक शक्ति चुनावी प्रतियोगिता और वंशानुगत उत्तराधिकार से प्राप्त करती है। समझे आप इसे? सरकार को राजनीतिक शक्ति, सरकार जो होती है, याद रखना इसको भी, क्योंकि आप तो ये समझते होंगे कि जैसे हमारे यहाँ पे सरकार होती है तो ये नहीं, सरकार क्या हो सकती है, या तो वो चुनावी प्रतियोगिता द्वारा, जैसे कि हम जानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि एक चुनाव होते हैं, ठीक है। एक होता है जो चाइना के अंदर है, या पहले राजा महारानी इस टाइप के जो होते थे, ठीक है, या तो वंशानुगत होते थे, राजा रानी तो आप जानते हैं वंशानुगत होते थे। लेकिन आज जो है डेमोक्रेसी में क्या है कि कोई भी व्यक्ति है वो आता है, चुनाव के लिए आता है और चुनाव जीतता है, तब अपनी सरकार बनाता है। आप समझ रहे हैं, एक एक शब्द को समझ कर चलना है आपको।
तो सरकार को राजनीतिक शक्ति जो होती है, राजनीतिक शक्ति कौन सी, जो मैंने अभी आपको बताया, नियंत्रित, राज्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली। तो राज्य को नियंत्रित करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए। अब ये जो शक्ति है इसे कहां से प्राप्त होगी, शक्ति कहां से प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी या तो वो जो जनता उसे चुनेगी या फिर वंशानुगत होगी। दोनों तरीका से आप याद रखना, ठीक है। या तो चुनावी प्रक्रिया द्वारा या फिर वंशानुगत। वंशानुगत उत्तराधिकार के द्वारा, ठीक है। सरकार में आमतौर पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपसे कोई पूछता है कि सरकार क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट, तो आप बोलोगे सरकार राज्य को नियंत्रित करने वाली प्रणाली है। दूसरा, संगठनात्मक नीतियों को लागू करने वाली और तंत्र स्थापित करने वाली। और सरकार को जो ये शक्तियां हैं या तो उसको लोकतांत्रिक तरीका से या फिर वंशानुगत प्राप्त होती हैं। और इसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है। तो मैंने ये आपको वैसे बता भी दिए हैं। विधायिका, विधायिका, बी कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो विधायिका मैंने जैसे आपको पता, विधान बनाएगा, विधान मतलब है कानून बनाएगा, लिखना आप इसे। मुख्य कार्य कानून बनाना है या कानून निर्माण करना, लिख सकते हैं इसमें। दूसरा है कार्यपालिका, मुख्य कार्य कानून लागू करना। सरकार, क्या बताया था मैंने अभी आपको, सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है, ठीक है, सरकार के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसकी क्या करना, जांच करना, ठीक है। हाँ, तो तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है, सरकार के जो दोनों अंग हैं, ये विधायिका और कार्यपालिका, दोनों के कार्यों की जांच करना। यानी कि कार्यों की जांच मतलब पहले ने तो जैसे मैंने आपको बताया क्या जांच करेगा कि जो कानून को बनाने की यानी कि जो विधिक प्रक्रिया है वो सही से पालन की गई या नहीं। और दूसरे का कार्यपालिका का क्या जांच करेगी कि उसे सही से लागू कर रहा है या नहीं, बस। तो तीसरे का आप लिख लेंगे सरकार के दोनों अंगों के कार्यों की जांच करना। समझ गया। विधायिका क्या है, पहले आप ये देख लें, ठीक है। आप पहले इसका विस्तृत देख लें, विधायिका क्या है, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आपको करा रहा हूं ना, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके लिए आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आप उसके ऊपर बहुत बड़ी मीनार खड़ी कर सकते हैं। अगर बेस कमजोर है, अगर आपको छोटी छोटी से शब्दों का अर्थ मालूम नहीं है, सही मीन्स क्या, उसका मीनिंग क्या है ये आपको नहीं पता, तो आप फिर कच्चे रह जाएंगे। और फिर आपको जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे या मेंस देने जाएंगे तो आप वहां अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्वतंत्रता लिखते हैं तो आप लिख दें कि यहाँ पर स्वतंत्रता का मतलब क्या है, आपका लिबर्टी से है या फिर फ्रीडम से है, समझिए ना। हाँ, तो हम देखेंगे, तो आप यहां देखेंगे पहले विधायिका, विधायिका यानी कि विधान बनाने वाला, ठीक है। विधायिका लिखेंगे आप इसे। इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण है। और लिखना कैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी कितनी बार बता चुका हूं, शॉर्ट में नोट्स बनाना है। जैसा बोल रहा हूं एज इट इज नहीं लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लाइन बोल करके बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण है। विधानांग ही उन विधियों का निर्माण करती है या विधायिका ही उन विधियों का निर्माण करती है जिनके अनुसार कार्यात्मक प्रशासन कार्य करता है और न्यायांग न्याय कार्य करता है। समझ गए ना आप। यानी कि विधायिका जो है
वो सबके लिए कानून बनाती है, न्यायपालिका के लिए भी इनके। तो आपको क्या लिखना है, आपको पहले लिखना है मुख्य कार्य विधि निर्माण, और फिर आगे क्योंकि करती है और ये सब हटा देना है, मुख्य कार्य विधि निर्माण, और बाद में क्या लिखना है, तीनों के लिए कानून बनाती है, इस तरीका से। ठीक है, तो आप लिखना मुख्य कार्य विधि निर्माण, ठीक है, और विधि किसके लिए बनाएगी, तीनों के लिए। ठीक है, सबके लिए कानून यही बनाएगी, इसका मुख्य कार्य है कानून बनाना। दूसरा लिखेंगे, इसके पास नियंत्रित और अनियंत्रित शक्तियां हो सकती हैं, इसके पास नियंत्रित और अनियंत्रित शक्तियां हो सकती हैं। अब कहेंगे आपकी ये नियंत्रित और अनियंत्रित शक्तियां क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसके पास नियंत्रित या अनियंत्रित शक्तियां हो सकती हैं। आप जानते हैं कि हर देश के पास में अपनी क्या है, विधायिका, कानून बनाने की कोई तो उनके पास भी बॉडी होगी ना। हाँ, तो जो उस देश को चला रही है तो वही क्या बनाएगी, विधान बनाएगी, यानी कि कानून बनाएगी। तो ये दो तरीका की हो सकती है, या तो ऐसी कि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है, यानी कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है। ये किसके लिए कहा जाता है, ये कहा जाता है इंग्लैंड की पार्लियामेंट के लिए या विधानसभा विधायिका के लिए, यानी कि वो पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष बना सकते हैं, मतलब उनके पास में अनियंत्रित शक्तियां हैं। और अगर नियंत्रित शक्तियों की बात करेंगे, सीमित शक्तियों की बात करेंगे, तो वो है अमेरिका की जो विधायिका है उसके पास। ऐसा आप याद रख लेंगे। तो जहां आपने नियंत्रित लिखा है वहां लिख लेंगे अमेरिका कोस्ट में, और जहां अनियंत्रित लिखा है वहां लिख लेंगे आप इंग्लैंड। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये निम्नलिखित कार्य करती है, ये निम्नलिखित कार्य करती है। ए, वित्त व्यवस्था के प्रति, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है। याद रखना एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है। दूसरा, और इसमें क्या लिखेंगे शॉर्ट में, वित्त व्यवस्था नियंत्रित। ठीक है, वित्त व्यवस्था को नियंत्रित करती है। दूसरा, मंत्रिमंडल विधानांग के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल, याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, मंत्रिमंडल बोल रहा हूं मैं। कितने लोग होते हैं, 10% लोग जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। ठीक है, 10% लोग जो होते हैं वो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल है, याद रखना कि जितने भी लोग लोकसभा चुनाव में जीत करके आते हैं सब मंत्री नहीं होते, लेकिन सबके सब क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके सदस्य जरूर होते हैं। तो मंत्रिमंडल जो विधायिका है उसके प्रति उत्तरदायी होती है, ये याद रखना। ठीक है, विपक्ष को जांच पड़ताल व आलोचना करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष को जांच पड़ताल व आलोचना करने का पूरा अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर में यहीं विराम देता हूं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।